हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और भी किस किस नाम से जानते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जानते हैं क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटेटिव लॉ भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, वेशन लॉ। तो अब देखते हैं हम व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फॉर अ लिखिए, फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम which is undergoing for a closed system which is undergoing in a cycle cycle, then the net then the net energy interaction in the form of form of heat is equal to the net energy interaction action in the form of work। देखिए, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स हैं, क्लोज्ड सिस्टम एंड अ साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कहता है? फॉर अ क्लोज सिस्टम विच is undergoing in a cycle, then the net energy interaction in the form of heat is equal to the net energy interaction in the form of work। ये केवल देखिए, फॉर अ साइकिल is equal to net energy interaction in the form of work फॉर साइकिल। ठीक है, यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो इक्वेशन है, ये किसके लिए वैलिड है? तो ये इक्वेशन वैलिड है क्लोज्ड सिस्टम, और दूसरा वैलिड है फॉर साइकिल। ओके, फर्स्ट लॉ अब इसमें देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल और केवल हमें ये बताता है कि कितना मैग्नीट्यूड एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वर्क कितना ट्रांसफर हो रहा है और हीट कितना ट्रांसफर होता है। ये कभी भी ये नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में कितना वर्क जा रहा है, किस डायरेक्शन में कितनी हीट जा रही है। ये डायरेक्शन नहीं बताता। डायरेक्शन बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारा अगला चैप्टर है। लेकिन अभी पहले हम इसको पूरा पढ़ेंगे। अब हमने साइकिल के लिए पढ़ लिया कि क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी
देखिए टोटल एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है, इस पे कोई प्रोसेस हो रहा है, लेट सपोज 1 से 2 तक कोई प्रोसेस हो रहा है ये, और यही प्रोसेस 1 से 2 तक हो रहा है ऐसे, और यही प्रोसेस 1 से 2 तक हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसका हम नाम लिख देते हैं, ये प्रोसेस है ए, बी और सी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है कि नेट हीट इंटरैक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरैक्शन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है हमें। तो इसमें अब हम इसके लिए लगाते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए, कि हमारा जो प्रोसेस है वो वन से एक पाथ फॉलो करके 2 तक गया, तो क्यू ए बी, ए बी साइकिल के लिए ए बी साइकिल के लिए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। तो कैसे गया, क्यू वन वन ए टू, क्यू वन ए टू प्लस, फिर ये यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो क्यू टू बी वन, ये पाथ फॉलो करके यहाँ गया, फिर ये पाथ फॉलो करके यहाँ गया। तो अब इसके लिए W लिखें तो ए टू प्लस डब्ल्यू टू बी वन, यहां से वर्क लिया गया, यहां से हीट लिया गया, ठीक है। अब ये ए बी के लिए हो गया। मान लीजिए यही प्रोसेस अब हम सी ए वन से ए तक, फिर ये 2 तक गए ए से, फिर सी से वापस आए, तो क्यू ए सी इज इक्वल टू क्यू ए डब्ल्यू ए सी, तो क्यू वन ए वन ए टू प्लस क्यू टू सी वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन ए टू प्लस डब्ल्यू टू सी वन। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 यहां लिखते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2 करने पे क्या आता है, देखिए ये आएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये आएगा क्यू टू बी वन माइनस, ये बचेगा ना, क्यू टू सी वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टू बी वन माइनस डब्ल्यू टू सी वन। अब हम B1 को इधर ले, इस प्रोसेस 2B1 को इधर ले लेते हैं, तो Q 2B1 माइनस W 2B1 इज इक्वल टू Q 2C1 माइनस W 2C1। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, Q माइनस W 2B1 इज इक्वल टू Q माइनस W 2C1। तो ये कांस्टेंट, देखिए प्रोसेस टू प्रोसेस टू बी के लिए Q माइनस डब्ल्यू बराबर हुआ, और C के लिए Q माइनस डब्ल्यू बराबर हुआ, तो इसका मतलब ये किसी एक ऐसी क्वांटिटी के लिए बराबर है जो कि इन दोनों के लिए मतलब बराबर है, तो ये होगा बराबर एनर्जी के लिए, ये होगा बराबर ये एनर्जी के लिए। यहां से हमें ये पता चलेगा कि Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ई, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए थोड़े थोड़े चेंज के लिए, तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी ई, और डी क्यू इज इक्वल टू तब लिखा जा सकता है डी ई प्लस डी डब्ल्यू। ये है हमारा, ये भी हमारा यही इक्वेशन है, लेकिन ये साइकिल के लिए वैलिड था और ये प्रोसेस के लिए वैलिड है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ये प्रोसेस के लिए वैलिड है, और इसमें लिख देते हैं किसके किसके लिए वैलिड है, तो प्रोसेस एज वेल एज साइकिल, प्रोसेस और साइकिल दोनों के लिए वैलिड होता है। और दूसरा
क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम। तो यहां से हमारा टोटल एनर्जी आया, टोटल एनर्जी क्या हुआ E। तो टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, टोटल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन। क्योंकि ये एंड कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, 1 और 2 पे केवल डिपेंड कर रहा है, इसलिए टोटल एनर्जी इज अ, टोटल एनर्जी इज पॉइंट फंक्शन, पहला नोट। दूसरा, टोटल एनर्जी इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसका मतलब कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, ये हुआ हमारा सेकंड, ये हुआ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड इक्वेशन। ये भी वैलिड होता है, ये प्रोसेस और साइकिल के लिए वैलिड होता है। अब हम इसी को और आगे स्टडी करते हैं। देखिए, अब देखिए टोटल एनर्जी में, टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है, डीई में काइनेटिक एनर्जी भी आता है, डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी, प्लस डेल्टा पीई पोटेंशियल एनर्जी, प्लस डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी आती है। अब अगर मान लीजिए कि हमारा सिस्टम स्टेशनरी सिस्टम हुआ, स्टेशनरी, स्टेशनरी सिस्टम हो, स्टेशनरी सिस्टम हो, तो डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। स्टेशनरी सिस्टम का मतलब रुका हुआ सिस्टम है, वो चल नहीं रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू, डेल्टा यू को हम डी यू भी लिख सकते हैं, डी यू, डी ई इज इक्वल टू डी यू। मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ये डी यू क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी भी पॉइंट फंक्शन होती है, थोड़ा सा लिख लीजिए, इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। और अब इस चीज को हम उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा क्या इक्वेशन आएगा, थर्ड, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये हमारा इक्वेशन आया थर्ड। ये किसके किसके लिए वैलिड है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये किसके किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है पहला क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा स्टेशनरी सिस्टम, स्टेशनरी सिस्टम, और प्रोसेस के लिए, प्रोसेस एज वेल एज साइकिल, प्रोसेस, प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा वर्क है, वर्क डी डब्ल्यू है, इसको हम, अगर ये क्लोज सिस्टम वर्क है तो इसको हम लिखा जा, हम लिख सकते हैं पीडीवी। क्लोज सिस्टम वर्क का क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी होता है। तो इस पीडीवी को उठा के अब इसमें पुट कर देंगे, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फोर्थ इक्वेशन हुआ। और ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है क्लोज्ड सिस्टम के लिए, ये वैलिड है क्लोज्ड सिस्टम के लिए। दूसरा वैलिड होता है ये स्टेशनरी सिस्टम के लिए, रुके हुए सिस्टम के लिए। तीसरा ये वैलिड होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। और चौथा ये वैलिड होता है नो वर्क, अदर वर्क इज जीरो, अदर वर्क इज जीरो। तो ये है हमारा
ये यही ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जहां सिस्टम जिस तरह का होगा वहां वैसा इक्वेशन अप्लाई होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जिसमें नीदर मास नॉर एनर्जी कैन इंटरेक्ट विद सराउंडिंग, वही होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दीजिए, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो एक चीज हमें ये पता चला कि मास भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा और ना एनर्जी इंटरेक्ट कर रही है, तो डी क्यू भी जीरो हो जाएगा और डी डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि डी यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी, नहीं यहाँ डी यू वाला नहीं रखेंगे, डीई वाला रखेंगे, डीई सेकेंड इक्वेशन डीई रखेंगे, तो डीई डीई जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी, आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी एनर्जी इज कांस्टेंट, कोई एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है, E1 इज इक्वल टू E2 है ना, तो एनर्जी इज कांस्टेंट। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी इज कांस्टेंट, और आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है परपेचुअल पर परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड। फर्स्ट परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये क्या है। तो परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर देता है। उसके बाद अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम कि क्या होता है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, लिख लीजिए आप, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which continuously produce work without consuming any other form of energy। मतलब कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करता रहे और कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी कंज्यूम ना करे, उसे कहेंगे परपेचुअल मोशन मशीन में। और इसका एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल बिना पेट्रोल के बाइक। एग्जाम्पल है बिना पेट्रोल के बाइक। बिना पेट्रोल के बाइक चल सकती है नहीं, तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बाइक वॉलेट नहीं करता। लेकिन अगर बिना पेट्रोल के बाइक चलने लगे तो समझ जाइएगा कि वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वॉलेट कर देता है। अब थर्ड आता है, थर्ड टॉपिक आता है जो हमको पढ़ना है, एंथैल्पी। एंथैल्पी एंथैल्पी क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो चीज इंटरनल एनर्जी क्लोज सिस्टम के लिए करता है, जो सिग्निफिकेंस इंटरनल एनर्जी का क्लोज सिस्टम में होता है, वही सिग्निफिकेंस, सेम वही सिग्निफिकेंस एंथैल्पी का ओपन सिस्टम में होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा अपने 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 वर्ड्स में कि जो सिग्निफिकेंस इंटरनल एनर्जी का क्लोज सिस्टम में होता है, वही सिग्निफिकेंस एंथैल्पी का ओपन सिस्टम में होता है। और इसका फॉर्मूला होता है H बराबर U प्लस पीवी, या अगर स्पेसिफिक एंथैल्पी लेंगे तो H बराबर U प्लस पीवी। ये होता है, इसकी यूनिट होती है, स्पेसिफिक एंथैल्पी की यूनिट होता है किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। तो एंथैल्पी क्या, अब हम यहां से एंथैल्पी डिफाइन करता है। तो एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड अलोंग विथ फ्लो वर्क इज कॉल्ड एंथैल्पी। लिख देता हूं मैं, इंटरनल इंटरनल एनर्जी ऑफ फ्लूइड
along with flow work is called enthalpy. एंथैल्पी फ्लो वर्क देखिए, ये इंटरनल एनर्जी है और ये इस पी वी को बोला जाता है फ्लो वर्क। फ्लो वर्क बोला जाता है। तो इंटरनल एनर्जी अलॉन्ग विद फ्लो वर्क इज कॉल्ड एंथैल्पी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमने वेरियस प्रोसेसेस में पढ़ा कि वर्क कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि वेरियस प्रोसेसेस में हीट कैसे निकालते हैं। हीट फॉर वेरियस प्रोसेस। हीट फॉर वेरियस प्रोसेसेस, तो सबसे पहला आता है हमारा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दीजिए। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस जो होता है उसमें इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, डीवी जीरो हो गया तो वर्क कितना हो जाता है, जीरो। तो यहां से आएगा डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। क्यों? क्योंकि वर्क जीरो हो गया। तो हाँ, यहां से डी क्यू इज इक्वल टू डी यू और डी यू की वैल्यू लिखते हैं एम सी वी डी टी। एम सी वी डी टी ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। अब सेकेंड हम देखते हैं फॉर कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर जिसको बोला जाता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, अगर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए देखें तो उसका क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। प्रेशर देखिए, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये डी यू प्लस डी, ये ऐसे ऐसे रखा जा सकता है। और यहां से डी क्यू इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। क्या होता है यू प्लस पीवी? क्या होता है, एच होता है। एंथैल्पी होती है, यू प्लस पीवी एच होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू डी एच और इसका होता है एम सी पी डी टी। तो कांस्टेंट प्रेशर का जो प्रोसेस होता है उसमें जो हीट होता है वो एंथैल्पी के इक्वल होता है और एंथैल्पी इज इक्वल होता है एमसीवी डीटी। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड का क्या प्रोसेस है। थर्ड है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जिसको बोला जाता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके देखते हैं। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, आइसोथर्मल का मतलब हुआ कि T1 इज इक्वल टू T2। आइसोथर्मल का मतलब यही हुआ। और du इज इक्वल टू क्या होता है, du इज इक्वल टू होता है एम सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब T1 माइनस T2 माइनस T1। और T2 माइनस T1 जब करेंगे, जब T1 और T2 इक्वल है तो du हो जाएगा जीरो। तो यहां से du हो गया जीरो
डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए उसका हीट और वर्क इक्वल होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क होता कितना है, डी डब्ल्यू कितना होता है जो कि डी क्यू के इक्वल है, वो होता है पी वन वी वन एल एन वी टू बाई वी वन। ये हो गया हमारा हीट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब चौथा देखते हैं हम, किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस कहता है ये कि चेंज इन हीट जीरो है, चेंज इन हीट जीरो। तो सिंपली इसके डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब हम पांचवा देखते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क कितना होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन होता है। तो ये याद रख लिया। तो यहां से, और डी यू की वैल्यू क्या होती है, डी यू की वैल्यू होती है एम सी वी डी टी होती है, डी टी एम सी वी डी टी होती है, डी टी को क्या लिख टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं, और डी डब्ल्यू को क्या लिखें, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन, ये लिख दिया। अब देखिए मेयर्स इक्वेशन होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, और गामा इज इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv। तो Cp इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ Cv हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ Cv हो जाएगा। यहां से Cp की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो गामा टाइम्स ऑफ Cv माइनस Cv इसमें पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू आर। तो Cv इज इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन गामा माइनस वन। अब इस Cv को इसमें पुट कर दीजिए, तो m इंटू आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस वन प्लस पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन। अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वन वी वन इज इक्वल पी वी बराबर एम आर टी। तो पी वन वी वन इज इक्वल टू क्या होगा, एम आर टी वन, पी टू वी टू इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर टी टू। तो यहां से इसको पुट कर देंगे इसमें, तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन प्लस पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन। ये इतना आ गया। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें सबसे पहले हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आएगा, देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे और ऊपर n माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन और नीचे n माइनस वन का डिवीजन कर देंगे। तो माइनस कॉमन जब हमने ले लिया तो ये क्या हुआ, P1 V1 माइनस P2 V2, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, और n माइनस वन का नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन है, तो n माइनस वन को भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ माइनस कॉमन हमने लिया है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस n माइनस वन अपॉन गामा माइनस वन प्लस
ये पूरे टर्म कॉमन लेके हम यहाँ लिख दिए हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये क्या होता है? ये होता है W, वर्क ऑफ पॉलीट्रोपिक। तो वर्क ऑफ पॉलीट्रोपिक लिख दिया। यहां से -1 +1 प्लस गामा -1 अपॉन गामा -1, तो यहां से ये इससे कट जाएगा। गामा पॉजिटिव है तो पहले लिखा जाएगा, तो तो ये यहां से लिखा जाएगा गामा -n अपॉन गामा -1 W पॉलीट्रोपिक। ये क्या है? ये हमने हीट निकाला है, हीट हीट किसका? पॉलीट्रोपिक का। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है ये फॉर्मूला, इसलिए इस फॉर्मूला को याद रख कर लीजिएगा। dq इज इक्वल टू गामा -n अपॉन गामा -1 W पॉलीट्रोपिक, वर्क ऑफ पॉलीट्रोपिक। ये हमारा हीट सभी प्रोसेस के लिए हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन देखिए, लेट्स सपोज कि ये कोई क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है, ये कोई क्लोज सिस्टम है और ये इंसुलेटेड है, मतलब हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, और ये पार्टीशन इसमें लगा हुआ है, ये पार्टीशन है, और इधर आइडियल गैस है, आइडियल गैस है जो P1 V1 V1 प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम पे है, और इधर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, इधर वैक्यूम है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो अब जब हम इस पार्टीशन को खोल देंगे, जब हम इस पार्टीशन को हटा देंगे, तो क्या होगा? ये जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं ये तुरंत भाग के उधर जाएंगे, और जैसे ही ये भाग के उधर जाएंगे तो इसकी काइनेटिक, इस फ्लूइड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इंटरनल एनर्जी घट जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तब जब ये तुरंत, जब ये जाएंगे उधर, जैसे ही हम ओपन करेंगे जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इंटरनल एनर्जी घट जाएगी। और जैसे ही ये मॉलिक्यूल इस इस सिस्टम के वॉल से टकराएंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी इसकी घट जाएगी और इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमेशा सेम बनी रहेगी। ठीक है, अब ये कैसे होगा देखिए, यहां फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। इस सिस्टम पे ये इंसुलेटेड है, इधर लिख लीजिए इंसुलेटेड, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड है, तो इंसुलेटेड है तो dq इज इक्वल टू पहले ही 0 हो जा रहा है, और फिर ये सिस्टम कोई वर्क कर ही नहीं रहा है तो dw इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो du इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सेम बनी रहेगी। ठीक है, अब इसमें आप दो नोट लिख लीजिएगा, नोट, इंपॉर्टेंट नोट है। पहला लिखिए कि फ्री एक्सपेंशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन इज अ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो लिख लीजिएगा हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। और दूसरा, दूसरा से पहले ये देखिए कि U1 क्या होगा? mCv T1 इज इक्वल टू mCv T2 हो जाएगा, तो mCv कैंसिल हो जाएगा, तो T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। इसका मतलब कि देखने में तो ये लग रहा है T1 इज इक्वल टू T2 होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो
इवन दो इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम, लिखिए नोट्स में, इवन दो फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम फॉर फ्री एक्सपेंशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, देन फिर भी ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है फ्री एक्सपेंशन इज आइसोथर्मल प्रोसेस और नॉट, तो फ्री एक्सपेंशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है। सो यहाँ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। तो बाय और अपना ध्यान रखिएगा, बाय।